Welcome to the series of Virtual University MBA एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MBA की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MBA के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 जो कि सब्जेक्ट नॉलेज वाला सेक्शन है उसका मार्केटिंग वाला पार्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है मार्केटिंग की स्पेलिंग के अंदर, तो उसके लिए सॉरी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग को नॉर्मली लोग जो है वो सेल्स समझते हैं, जबकि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेल्स नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है। सो मार्केटिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो क्रिएट करती है वैल्यू अपने कस्टमर के लिए, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर के साथ बिल्ड किए जाते हैं ताकि जो है वो बदले में उनको रिटर्न मिल सके। सिंपल वर्ड में हम बात करें तो मार्केटिंग के ज़रिए होता क्या है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड की जाती हैं और उसके बदले जाहिर बात है प्रॉफिट फिर अर्न किया जाता है। तो ये है असल में मार्केटिंग, और इस तमाम चीज़ों के दरमियान जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मार्केटिंग में शामिल होती हैं। अब नीड की हम बात करें। नीड क्या है? नीड जो है वो स्टेट ऑफ फेल्ड डेप्रीविएशन होती है। जब किसी भी चीज़ की हमें कमी होती है तो हमें ज़रूरत होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको नीड, वांट, डिमांड ये तीनों समझ में आ जाएगा। जब इंसान को भूख लगती है, एक शख्स को भूख लगी तो ज़रूरत है खाने की, सो वो जो है नीड हुई। और फिर वांट, अब वांट जो है नीड जो है वो वांट में कन्वर्ट हो जाती है। उस पर कल्चर का और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का असर पड़ता है। भूख लग रही है लेकिन वांट क्या है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट वांट हो सकती है। एक शख्स जो है वो चाह रहा है कि मैं रोटी खाऊं, एक चाह रहा है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, एक चाह रहा है मैं बर्गर खाऊं। तो ये जो है क्या है, लोगों की वांट है ये कि कोई भी तरह का वो खाना खाएंगे, जारी बात है कुछ भी खाएंगे, उनकी जो है वो नीड पूरी हो सकती है। लेकिन लोगों की वांट है उनके अपने कल्चर, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। और फिर डिमांड, अब यही वांट, कोई भी वांट है रोटी खाने की या फिर बर्गर खाने की या पिज़्ज़ा खाने की, जब ये वांट जो है बैक बाय बाइंग पावर हो, उसको जाहिर बात है जो भी चीज़ खाना चाह रहे हैं उसके लिए पैसे भी हैं, तो फिर वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी वांट जो है। अब है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज जो है ऐसा एक्ट होता है जिसके ज़रिए डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। और ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स, सर्विस या पैसा जो होता है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक जाता है। और मार्केट ऑफरिंग की हम बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भी आ जाती है, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन भी आती है जिसको ऑफ़र किया जाता है मार्केट में ताकि सेटिस्फाई किया जाए नीड या वांट को। अब मार्केटिंग मिक्स की हम बात करें। मार्केटिंग के अंदर आपको मार्केटिंग मिक्स बहुत जगह दिखाई देगा। मार्केटिंग बुक्स के अंदर आपको 4 पीस दिखाई देंगे। मार्केटिंग मिक्स असल में है क्या? 4 पीस का कॉम्बिनेशन है। कुछ बुक्स के अंदर आपको 7 पीस भी दिखाई देंगे जो थोड़े एडवांस लेवल की बुक होती है, लेकिन जनरली तौर पे जो बेसिक्स हैं वो 4 पीस हैं, जिसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। ये मार्केटर्स यूज़ करते हैं ताकि डिलीवर कर सके वैल्यू अपने कस्टमर्स को। डिमांड होती है, डिफरेंट तरह की डिमांड होती है प्रोडक्ट की। नेगेटिव डिमांड भी होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रोडक्ट जो फेस करती है बायस्ड या नेगेटिव रिव्यूज़ जो है पोटेंशियल कस्टमर के। बायस्ड किस्म के व्यूज़ आते हैं या फिर ख़राब जो है वो व्यूज़ लोग देते हैं। लेटेंट डिमांड होती है एक जो है ऐसी चीज़ की डिमांड जो कि डिमांड है लेकिन वो हिडन होती है, और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी है। और फुल या रेगुलर डिमांड होती है जब क्या होता है कि डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो बराबर होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी के। सो इसको कहा जाता है एडिकेट या फिर सफिशिएंट डिमांड जो है वो कहा जाता है। इरेगुलर डिमांड भी होती है जब डिमांड जो होती है कंपनी की प्रोडक्ट की चेंज होती है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। और इसके अलावा अनहोलसम डिमांड होती है जो अनहेल्थी किस्म की प्रोडक्ट होती है, नारकोटिक्स और ड्रग्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ की अगर हम बात करते हैं सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए तब जाके हमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया जिसके मुताबिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस की जाए प्रोडक्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो। फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आया कि प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है वो एक तरफ से क्वालिटी हो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फीचर्स भी मौजूद हो, यानी कि फोकस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। अक्सर आप सुनते होंगे इस तरह के लोग बात करते हैं कि पहले की चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी होती थी या ज़्यादा जो है वो पायदार होती थी, तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई चीज़ें थी असल में। इसी वजह से वो ज़्यादा बेटर जो है वो उनकी जो है वो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हमें अच्छी दिखाई देती है।
फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया जिस पर फोकस जो है वो सेल के ऊपर हो गया कि अब जो है वो सेल प्रमोशन किया जाएगा, सेलिंग के ऊपर एफर्ट की जाएगी, तभी प्रोडक्ट बिक सकेगी। और फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया कि जो आपको पीछे भी बताया गया कि अब कस्टमर की नीड और वांट को देखा जाएगा, जो वो चाहता है उसके मुताबिक फिर प्रोडक्ट बनाई जाए। और फिर मार्केटिंग से भी आगे एक चीज़ आई जो कि सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ कस्टमर की नीड वांट को भी पूरा किया जाए और कंपनी अपना प्रॉफिट भी अर्न करेगी, लेकिन साथ में जो सोसाइटी है उसको भी देखा जाएगा, सोसाइटी के बारे में भी सोचा जाएगा। नाउ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है बिल्ड करने का और मेंटेन करने का प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ किया जाता है, उनको डिलीवर की जाती है सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन भी। और जो डिफरेंस होता है का टोटल कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट और कस्टमर कॉस्ट के दरमियान, उसको हम कहते हैं कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। और किस हद तक परसीव परफॉर्मेंस जो वो मैच करती है बायर की एक्सपेक्टेशन को, उसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। यानी कि किस हद तक, जितना ज़्यादा मैच करेगी तो उतनी ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। सो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो है वो क्या है शामिल, ये होता है कि क्लोजली वर्क किया जाए पार्टनर्स के साथ दूसरी कंपनी के डिपार्टमेंट में और आउटसाइड द कंपनी भी, ताकि जॉइंटली तौर पे ज़्यादा वैल्यू लाए जा सके कस्टमर्स के लिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है जो कि वैल्यू होती है इंटायर स्ट्रीम की, जो परचेजेस होती हैं जो कि कस्टमर करता है पूरी के पूरे लाइफ पीरियड में। यानी कि एक कंपनी का एक कस्टमर पूरी ज़िंदगी में जितनी वहाँ से बाय करे, सपोज़ करें एक 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट एक कस्टमर बाय कर रहा है, वो एक टाइम में तो सिर्फ वो 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, लेकिन 100 टाइम्स वो बाय करता है अपनी पूरी लाइफ में, तो वो तकरीबन बन जाते हैं वो 10,000 रुपीज़ बन जाते हैं वो। सो अब ये इसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहेंगे। कहने को तो वो एक टाइम में सिर्फ 100 रुपीज़ की उसने प्रोडक्ट बाय की, लेकिन 100 टाइम्स अगर उसने वो प्रोडक्ट बाय की है तो उसकी जो वैल्यू बन जाएगी लाइफ टाइम की वो 10,000 बन जाएगी। सो शेयर ऑफ कस्टमर की हम बात करते हैं तो ये पोर्शन होता है कस्टमर की परचेजिंग का जो कि कंपनी हासिल करती है उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में। और कस्टमर इक्विटी की हम बात करते हैं तो ये टोटल कंबाइन अगर हम देखते हैं लाइफ टाइम वैल्यू कंबाइन अगर हम देखेंगे तमाम कस्टमर्स की जो वैल्यू बनेगी लाइफ टाइम की वो कस्टमर इक्विटी कहलाई जाएगी। जो कि आपको पीछे बताई गई थी कि कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है तमाम कस्टमर की जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कस्टमर इक्विटी कहलाई जाएगी। अब आज के दौर में डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें होता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का यूज़ किया जाता है, वेबसाइट एक बहुत कॉमन टूल है, सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, मोबाइल एड्स यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जैसे या iOS की। और इसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं जो कि एंगेज करते हैं कस्टमर को कहीं भी किसी भी टाइम पे डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए। माइक्रो इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, तो एक इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सिक्योर या सेफ इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर फर्म वर्क करती है। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन खुद भी आ जाती है, उसके सप्लायर आ जाते हैं, इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स और पब्लिक वगैरह तमाम लोग आ जाते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें इससे मतलब ब्रॉडर इन्वायरमेंट होता है। और मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स होती है जो कि कंट्रोलेबल नहीं होती, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके अंदर 6 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल वगैरह आ जाते हैं। और जो पार्ट्स है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की उसकी हम बात करते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें एनवायरनमेंट एनालिसिस होता है, इंटरनल एनालिसिस होता है, विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद ये कि कई सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है। पेस्टल की जो है वो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है जिसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल आ जाते हैं। सो पेस्टल के ज़रिए आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। अब अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो का जो वर्ड है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन जब हम मार्केटिंग के अंदर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इससे मुराद बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस होती हैं जिनको ऑफर किया जाता है। और ये एक मेजर एक्टिविटी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, जहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो एवेल्यूएट करती है प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस जो कि मिलके प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो शामिल होती हैं प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस। अब है विजन। विजन से हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलती है और क्या ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है लॉन्ग टर्म के अंदर वो जो है विजन से पता चलता है। अब मिशन की बात करिए, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है।
अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की हम बात करते हैं कि यूनिट होता है कंपनी का जिसका खुद का अपना सेपरेट मिशन होता है। एक ही यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसा यूनिट होता है जो अलग होता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, और इसका एक अपना सेपरेट मिशन है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसको सेपरेटली प्लान कर सकते हैं दूसरे बिजनेसेस से। इसके लिए अलग से प्लानिंग की जाएगी। और अब जो है बीसीजी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर 4 चीज़ें हैं। उसमें वैसे तो वो हाई ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर को बताता है, लेकिन अब हम प्रोडक्ट को जो है 4 तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। स्टार प्रोडक्ट होती है जिसकी हाई ग्रोथ रेट भी होता है और हाई मार्केट शेयर भी होता है। ग्रोथ भी होती है ऐसी प्रोडक्ट की, मार्केट शेयर भी बहुत हाई होता है। क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर जो है वो कम है, इसी वजह से क्वेश्चन मार्क होता है। कैश का होती है जिसकी ग्रोथ तो नहीं होती लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और फिर डॉग की कैटेगरी में फॉल करती हैं जो कि ना तो उनका मार्केट शेयर अच्छा होता है ना उनका ग्रोथ अच्छी होती है। प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड की हम बात करें तो एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट पेनिट्रेशन के ज़रिए, मार्केट डेवलपमेंट के ज़रिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। मार्केट पेनिट्रेशन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट जो है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उनकी सेल को बढ़ाया जाता है और इसके लिए ज़्यादा प्रमोशन हमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें होता क्या है कि न्यू प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर लाई जाती है, इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हो रही है। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लेकर आया जाता है और डाइवर्सिफिकेशन में न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लाया जाता है। वैल्यू चेंज की बात करें तो एक सीरीज़ होती है डिपार्टमेंट्स की जो कि करते हैं वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़, ताकि डिज़ाइन करें, प्रोड्यूस करें, मार्केट करें, डिलीवर करें, सपोर्ट करें एक फर्म की प्रोडक्ट को। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क की बात की जाए तो ये बना होता है कंपनीज़ का, सप्लायर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अल्टीमेटली कस्टमर्स जो कि पार्टनर होते हैं एक दूसरे के साथ के इंप्रूव कर सकें परफॉर्मेंस इंटायर सिस्टम की। नाउ द मार्केट सेगमेंटेशन, अब पूरी की पूरी मार्केट को कोई कंपनी टारगेट नहीं कर सकती तो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। ये डिवीजन होता है मार्केट का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर के अंदर, जिनकी अपनी अलहदा नीड्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर होते हैं जो कि रिक्वायर करते हैं सेपरेट प्रोडक्ट्स या फिर मार्केटिंग मिक्स। होता क्या है कि डिफरेंट हिस्सों में तोड़ दिया जाता है मार्केट को, डिफरेंट सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर जितने भी लोग होंगे एक सेगमेंट के अंदर वो एक जैसे लोग होंगे, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर उनको बना लिया जाएगा एक ग्रुप। मार्केट टारगेटिंग होती है जो कि जिस ऐसा प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एवेल्यूट किया जाता है हर मार्केट के सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस और सेलेक्ट कर लिया जाता है एक या ज़्यादा सेगमेंट। मार्केट पोजीशनिंग होती है जो कि क्या होता है अरेंज किया जाता है प्रोडक्ट को कि वो ऑक्यूपाई करे क्लियर डिस्टिंक्टिव और डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट है अपने टारगेट कंज्यूमर के माइंड में, इनकी एक जगह बना लेना अपने कंज्यूमर के माइंड के अंदर। कल्चरल फैक्टर्स जो है उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। मार्केटर्स को ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करने रोल जो कि प्ले करता है बायर का कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास वगैरह भी। एडॉप्शन प्रोसेस की हम बात करें तो कस्टमर का जो एडॉप्शन प्रोसेस होता है इसको इसके अंदर जो है वो अवेयरनेस सबसे पहले होती है। जब प्रोडक्ट सामने आती है वो अवेयर होता है कि एक नई प्रोडक्ट सामने आई है और इसी वजह से उसके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन भी होती है शुरू में। फिर इंटरेस्ट पैदा होता है, जब इंटरेस्ट पैदा होता है तो वो फिर इन्फॉर्मेशन हासिल करता है नई प्रोडक्ट के बारे में, वो और जानना चाहता है। फिर इवेल्युएट करता है वो एग्जामिन करता है कि क्या न्यू प्रोडक्ट ख़रीदना उसके लिए सेंसिबल भी है, बेटर भी है या नहीं है। फिर उसके बाद वो ट्राई कर लेता है क्योंकि नई प्रोडक्ट को बाय करना कस्टमर के लिए ये होता है कि प्रोडक्ट पता नहीं कैसी हो या नहीं, वो ट्राई करता है न्यू प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल के ऊपर ताकि वो देख सके कि क्या वाकई में ये प्रोडक्ट बेटर है या नहीं, और अगर प्रोडक्ट अच्छी लगे तो वो फिर अडॉप्शन करता है कि अब जो है मैंने फुल परचेज करना है या रेगुलर यूज़ करना है नई प्रोडक्ट का। नाउ द बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। बिजनेस मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पे हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, ना कि डायरेक्टली कस्टमर को, इसलिए बिजनेस मार्केट होती हैं। और बिजनेस बायर बिहेवियर जो होता है ये जो है इंटेंट होता है और बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो परचेज करें और प्रोडक्ट जो है उनके खुद के यूज़ के लिए और रिसेल करें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेस बाइंग प्रोसेस की हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड है, और फिर जो है वो परचेज करते प्रोडक्ट को जो है इवेल्युएट करते हुए सेलेक्ट करते हुए बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। नाउ दी जो की इन्फ्लुएंस हैं बिजनेस बाइंग बिहेवियर के ऊपर वो क्या क्या है। एक तो एक एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, इंटरपर्सनल और इंडिविजुअल फैक्टर्स ये होते हैं।
सिग्निफिकेंट टाइप जो बाइंग डिसीजन की हम बात करते हैं, बाइंग सिचुएशन की, सॉरी। इसमें स्ट्रेट रीबाय होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है बायर जो है वो परचेज के लिए जाता है बगैर कोई मॉडिफाई किए हुए या अमेंडमेंट किए हुए, बगैर कोई चेंजेस किए बगैर। मॉडिफाइड रीबाय में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है बायर जो वो चेंज करता है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, टर्म्स, कंडीशन और इवन के सप्लायर को भी और प्राइस को भी। और न्यू टास्क के अंदर ऐसा होता है कि बायर परचेज करता है प्रोडक्ट पहली बार, उसको हम न्यू टास्क जो है वो कहते हैं। पार्टिसिपेंट जो होते हैं बाइंग, बिजनेस बाइंग प्रोसेस में कौन कौन लोग शामिल होते हैं जो बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता है। एक तो यूज़र है जिसने यूज़ करनी है प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंसर होता है जो कि टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं जो कि परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये चीज़ लेना बेटर है और ये चीज़ लेना बेटर नहीं है। बायर जिसके पास फॉर्मल अथॉरिटी, अब वो ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इसने ऑर्डर प्लेस करना है, ये ऑर्डर करेगा। और डिसाइडर होता है, वो लोग होते हैं जिनके पास ऐसी पावर होती है कि वो सिलेक्ट भी करें और रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी वेंडर को। गेट कीपर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो फॉर इन्फॉर्मेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस बाइंग जो बाइंग प्रोसेस है बिजनेस बायर का, पहले होता है प्रॉब्लम रिकग्निशन। अब बायर इनिशियली आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम जो है या फिर नीड जो और रिक्वायर करता है एक प्रोडक्ट या सर्विस, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है जनरल नीड डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें बायर डिस्क्राइब करता है करेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायर करता है क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बायर डिस्क्राइब करता है टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो है हेल्प के साथ वैल्यू एनालिसिस टीम की। सप्लायर सर्च की बात करें तो बायर सर्च करता है एक एप्रोप्राइट सप्लायर जो सही सप्लायर है। प्रपोजल सोलिसाइटेशन होता है, सिर्फ एलिजिबल सप्लायर ही सबमिट कर सकते हैं प्रपोजल इस स्टेज में। सप्लायर सिलेक्शन होता है, बायर रीड करता है तमाम प्रपोजल और फिर सिलेक्ट कर लेता है जो बेस्ट सप्लायर होता है। ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बायर जो फाइनली प्रिपेयर करता है ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन जिसमें शामिल है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर क्वांटिटी, वारंटी, मेंटेनेंस और रिपेयर वगैरह भी। परफॉर्मेंस रिव्यू की बात करें तो लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि बायर रिव्यू करता है परफॉर्मेंस जो है सप्लायर की और एनालाइज करते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल जो है यूज़र का। नाउ द इंस्टीट्यूशनल मार्केट। अब इंस्टीट्यूशनल मार्केट जो है ये बेस करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके ऊपर, जैसे कि स्कूल्स आ जाते हैं, इसमें रेलवे आ जाती है और एयरलाइन आ जाते हैं। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट होते हैं प्रोवाइड करते हैं गुड्स सर्विस लोगों को। अब है गवर्नमेंट मार्केट। बहुत सी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट खुद जो है वो प्राइमरी बायर और सप्लायर है डिफरेंट आइटम्स का। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लार्ज या फिर स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी कंपनीज़ को। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन की हम बात करें, सेगमेंटेशन का टॉपिक पीछे आया था लेकिन टाइप जो है अब आ रही हैं। तो पहली टाइप तो है कि जोग्राफिक सेगमेंटेशन जो मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से, टाउन्स के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से जो वो बनाया जाता है कि हम इस शहर को टारगेट कर रहे हैं, हम इस प्रोविंस को टारगेट कर रहे हैं, हम इस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हम इस तहसील को टारगेट कर रहे हैं। ये जो जोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाता है। अब डेमोग्राफिक जो होता है ये बेस करता है पॉपुलेशन फैक्टर के ऊपर, जैसे कि एज की बेस के ऊपर बना लिया, जेंडर की बेस के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं मेल या फीमेल, और इस तरह और भी दूसरी चीज़ें जो है पॉपुलेशन से जो रिलेटेड होती हैं उसकी बेस के ऊपर जो है वो टारगेट किया जा रहा होता है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो सेगमेंट जो है वो बेस करता है सोशल क्लास के ऊपर, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, लाइफ स्टाइल या पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में होता क्या है कि मार्केट को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के ऊपर जो कि बेस करता है नॉलेज, एटीट्यूड, यूज या फिर जो रिस्पॉन्स होते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। टाइप्स जो टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज की इसमें अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग आती है। टारगेट किया जाता है होल मार्केट को एक ऑफर के साथ और फोकस किया जाता है कॉमन नीड के ऊपर, ना कि डिफरेंस के ऊपर, यानी कि जो भी कॉमन नीड है सबकी उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होगा कि टारगेट किया जाएगा कई सारी डिफरेंट जो मार्केट सेगमेंट है और डिज़ाइन किया जाएगा सेपरेट ऑफर हर किसी के लिए, और अचीव गोल जो है होता है कि अचीव किया जाए हायर सेल, ज़्यादा से ज़्यादा सेल और स्ट्रॉन्गर पोजीशन जो है वो हो। कंसंट्रेटेड या निश मार्केटिंग की बात करें तो एक फर्म का फोकस होता है एक ही स्पेशलाइज पार्ट के ऊपर सेगमेंट के। और माइक्रो मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है टेलर किया जाता है प्रोडक्ट को और मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग प्रोग्राम किया जाता है ताकि सूट किया जाए नीड को और वांट जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल और लोकल कस्टमर्स की। लोकल मार्केटिंग की बात किया है तो डिज़ाइन डिफरेंट ऑफरिंग डिज़ाइन बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट ऑफरिंग डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से। जैसे कि एक ब्रांड की जो है वो डिफरेंट ऑफरिंग है पोश एरिया में, और जो लो स्टैंडर्ड एरिया है वहाँ पे अलग जो है उनकी ऑफरिंग है। और वो जगह जो ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहती है अपने कस्टमर के माइंड में बेटर और डिस्टिंक्ट होना, वो जाना जाता है
प्रोडक्ट पोजीशन के तौर पे, और प्रोसेस जिसके ज़रिए प्रोसेस पोजीशन को हासिल किया जाता है वो पोजीशनिंग के लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात की जाए तो ये एक एडवांटेज होता है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो क्या हासिल किया जाता है ऑफर करते हुए ग्रेटर कस्टमर वैल्यू। अब या तो लो प्राइस के ऊपर कम प्राइस के ज़रिए हासिल किया जाएगा ये एडवांटेज, या उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ज़्यादा बेनिफिट। वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की जाए तो ये फुल मिक्स होता है बेनिफिट्स का, जिसके ऊपर एक ब्रांड को पोजीशन किया जाता है और ये आंसर देता है कस्टमर के क्वेश्चन का कि वाई शुड आई बाय योर ब्रांड, क्यों मैं बाय करूं आपकी ब्रांड को, ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है। अब प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो इससे मराद कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ऑफर किया जाता है मार्केट के अंदर जाहिर बात है प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है अटेंशन हासिल करने के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज़ के लिए या कंजम्पशन के लिए, जो कि सेटिस्फाई कर सकता है एक नीड या वांट को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की हम बात करें इनको क्लासिफाई किया जाता है कैपिटल आइटम्स के अंदर, मटेरियल और पार्ट्स के अंदर, सप्लाईज और सर्विसेज के अंदर। सो 3 लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के। कोर कस्टमर वैल्यू होती है जो कि बेसिक फंक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जो बेसिक फंक्शन है उसको हम जो है वो कहेंगे कोर कस्टमर वैल्यू या फिर कोर प्रोडक्ट जो होती है। अब जैसे फ़ोन का जो कोर फंक्शन होता है, जाहिर बात है कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं फ़ोन में, लेकिन जो मेन जो कोर फंक्शन है वो यही है कि इससे हम कॉल कर सकें, एसएमएस कर सकें, ये जो इसका कोर फंक्शन है। और एक्चुअल प्रोडक्ट जो होती है उसमें फीचर्स आ जाते हैं। अब जो फ़ोन के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन और जो फीचर्स वगैरह हैं वो जो एक्चुअल प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इससे मतलब वारंटीज़ वगैरह आ जाती है, या फिर आफ्टर सेल सर्विस जो है वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाती है। सो 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन की हम बात करते हैं तो एक तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन होता है, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है। विट की हम बात करते हैं, सो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन होती है जो कि एक कंपनी करती है उसको हम विट कहेंगे, और लेंथ से मुराद टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं जो कि एक प्रोडक्ट लाइन में होता है। प्रोडक्ट लाइन होती क्या असल में एक ही ब्रांड नेम के साथ रिलेवेंट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल की जा रही है। आप देखते हैं कि कुछ कंपनीज एक ही ब्रांड नेम को यूज़ करके वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको वो प्रोडक्ट लाइन होती है वो। और डेप्थ की बात की जाए तो नंबर ऑफ वर्जन्स जो ऑफ़र किए गए हर प्रोडक्ट के लिए लाइन के अंदर वो इसमें आ जाते हैं, और कंसिस्टेंसी को क्लोजली रिलेट करती है बहुत सी प्रोडक्ट लाइन के साथ। ब्रांड पोजीशनिंग की हम बात करते हैं तो इससे मराद वो जगह जो कि एक ब्रांड ऑक्यूपाई करती है कस्टमर के माइंड के अंदर, और किस तरीके से वो मुख्तलिफ होती है प्रोडक्ट्स जो है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। ब्रांड पोजीशनिंग के ज़रिए ब्रांडिंग इसी वजह से की जाती है ताकि एक अलग जगह बन जाए प्रोडक्ट की कस्टमर की माइंड के अंदर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। ब्रांड स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो इसका मतलब ये कि आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को और सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं दूसरे ब्रांड से। लाइन एक्सटेंशन की हम बात करें तो इससे मुराद क्या होता है कि एक्सटेंड किया जाता है एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, यानी कि जो एक ब्रांड नेम चल रहा है उसी को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, लेकिन होगा क्या है कि नए फॉर्म निकाले, यानी कि कुछ अब अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही ब्रांड नेम एक ही प्रोडक्ट चल रही है, उसमें कोई नई फॉर्म निकाल दी, कुछ नए साइज़ निकाल दिया। एक ही चीज़ चल रही है लेकिन उसमें कुछ नए साइज़ निकाल दिया, नया कलर, नए इंग्रेडिएंट या कुछ नए फ्लेवर आ गए, ये ब्रांड लाइन एक्सटेंशन कहलाया जाता है, इसको लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। और ब्रांड एक्सटेंशन जो है वो अज्यूम करता है कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम हो लेकिन कुछ नई प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ कंबाइन किया जाए। और मल्टी ब्रांड जो होता है इसमें क्या होता है कि बहुत सी जो डिफरेंट ब्रांड जो है वो एक गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। अब प्राइस, हम प्राइस की बात करें कि प्राइस जो है वो क्या है। प्राइस से मुराद अमाउंट ऑफ मनी जो कि चार्ज किया जाता है एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे किया जाता है। प्राइसिंग की बात करें ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए डिटरमाइन किया जाता है, सेट किया जाता है प्राइस जो एक प्रोडक्ट का। प्राइस सीलिंग की हम बात करते हैं, सील कहते हैं छत को, तो ये अपर लिमिट होती है जिसके ऊपर जो है जाहिर बात है कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसको हम प्राइस सीलिंग कहेंगे। जबकि प्राइस फ्लोर जो है जाहिर बात है फ्लोर जो है नीचे होता है तो ये मिनिमम प्राइस होता है जो कि लाजमी प्रॉफिटेबल रहने के लिए ज़रूरी है। इससे कम अगर कंपनी करेगी तो जाहिर बात है वो अपना लॉस करेगी। सो फैक्टर्स जो कि प्राइसिंग को अफेक्ट कर रहे हैं इसमें ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आ जाती है, मार्केट सेगमेंट आ जाता है, और पोजीशनिंग आ जाता है कि कस्टमर के माइंड में क्या पोजीशन किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ डिमांड आ जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है कि कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ज़्यादा है या कम है, इसको देखते हुए। और टाइप्स ऑफ मार्केट, कौन सी मार्केट में है, मोनोपोली है, डोपली है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है,
इकोनॉमिक कंडीशन आती है किसी भी कंट्री की, तो इसमें उनकी परचेसिंग पावर भी आ जाती है कि वहाँ पर कितनी परचेसिंग पावर है, एवरेज सैलरी वगैरह जो है वो जाहिर बात है कितनी है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हमारे यहाँ जो एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एवरेज सैलरी आई डॉलर्स की टर्म में तो वो $140 से भी कम है, जबकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ $3-4,000 जो है वो कॉमन सी बात है, और यूएस के अंदर 6,500 तकरीबन जो है वो एवरेज सैलरी बनती है वहाँ पे, जो एवरेज इनकम बनती है। और गवर्नमेंट से भी फ़र्क पड़ता है कि जो गवर्नमेंट आ रही है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि उसका वो उन्होंने मतलब टैक्स वगैरह का क्या हिसाब उन्होंने किया है, और क्या मतलब उनकी पॉलिसीज़ हैं, और सोशल कंसर्न्स भी देखे जाते हैं, सोसाइटी को भी देखा जाता है। सो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो होती है यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है बायर का जो परसेप्शन है वैल्यू का, ना कि सेलर का, यानी कि जो बायर के नज़दीक वैल्यू क्या है चीज़ की। और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में जो है वो प्राइसिंग जब सेट करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है, हम कितनी कॉस्ट आई है हमारी। और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स को देखा जाता है कि कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहा है, तो डिफरेंट तरीक़ों से प्राइस सेट किया जाता है। कहीं पर बायर को देखा जाएगा, कहीं पे कॉस्ट को देखा जाएगा, तो कहीं पे कॉम्पिटिटर्स को देखा जाएगा। नाउ द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, सो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की हम बात करें, सो हमने जो है वो हम जो है डिस्कस करेंगे न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। मार्केट स्कीमिंग की जाती है। स्कीमिंग में होता क्या है कि जब नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो वो हाई प्राइस के ऊपर लॉन्च की जाती है, जबकि पेनिट्रेशन में उलट होता है कि यहाँ पर जब भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाएगी नहीं तो उसकी प्राइस कम होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सके। प्राइस चेंज आते हैं तो जाहिर बात है प्राइस एक साथ नहीं रहता, प्राइस चेंज होता है वक्त के साथ एक प्रोडक्ट का। सो दो मेन तरीक़ों से प्राइस चेंज होता है। तो पहला होता है प्राइस कट, कम कर दिया जाता है प्राइस को। वो ऐसा तब होता है जब एक्सेस कैपेसिटी हो, ज़्यादा कैपेसिटी है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है, तब दो वजह है। और प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ता कब है? अब प्राइस बढ़ने की तो कई सारी वजूहत है। एक तो कॉस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से हो रहा है। डिमांड बढ़ रही है तब भी हो रही है, या फिर लैक ऑफ सप्लाई है, कमी शॉर्टेज हो जाती है अगर किसी प्रोडक्ट की, तब भी प्राइस बढ़ जाती है। पुश स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो एक मैन्युफैक्चरर जो है यहाँ पर करता क्या है कि वो यूज़ करता है सेल्स प्रमोशनल या फिर पर्सनल सेल्स को यूज़ करता है ताकि इंड्यूस करे मिडिल मैन को, यानी कि वो कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह भी दिया जाता है ताकि प्रोडक्ट को पुश किया जाए। कस्टमर को पुश करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो मिडिल मैन को जो है वो कुछ कमीशन वगैरह दिया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। और ऐसा इस तरह की प्रोडक्ट्स में होता है जहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी जो है वो लो होती है। सो मेडिसिन के केस में भी अक्सर जो है वो इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, हालांकि ये अनएथिकल भी है जाहिर बात है, और लीगल इश्यूज भी हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने में आती हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर की जा सकती है जो बिल्कुल नई प्रोडक्ट है आई है मार्केट के अंदर, और कस्टमर जो है बिल्कुल अनअवेयर है। एक जनरल प्रोडक्ट है, मतलब मेडिसिन वगैरह नहीं बल्कि एक जनरल प्रोडक्ट है, और जो है वो न्यू प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पर इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जा सकता है। और पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स को इनकरेज करते हैं कि वो एक्टिवली बाय करें, और इन्फॉर्म किया जाता है एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट ब्रांड या प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए एडवर्टाइजिंग। अब इसमें होता क्या है कि पुल के अंदर कंज्यूमर्स को पुल किया जा रहा होता है, उनको एक तरह से खींचा जा रहा होता है, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ज़रिए या कस्टमर प्रमोशन के ज़रिए उनको दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट आई है, तो वो कंज्यूमर खुद जो है वो जाके डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की शॉप्स पे जाके। सो कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर कंपनीज जो है वो यूज़ करती हैं डिफरेंट टूल्स, जैसे कि बिल बोर्ड्स हैं, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, ब्रोशर्स है, पैम्फलेट है, मार्केट करने के लिए उनकी प्रोडक्ट्स को कंपनीज यूज़ करती हैं इस तरह के टूल्स को, ताकि अवेयरनेस क्रिएट करें प्रोडक्ट के बारे में मैसेज के दरमियान। अब डिजिटल मार्केटिंग, आज के दौर में जो मार्केटिंग कॉमन हमें दिखाई देती है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और ये जो है कन्वेंशनल मार्केटिंग से जारी बात है कई सारी चीज़ों में डिफरेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरनेट या डिजिटल मीडिया का यूज़ होता है, उसके बगैर मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती। और डिजिटल मीडिया के अंदर डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होती है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है, सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। जो बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम उसकी बात करते हैं, सो कन्वेंशनल मार्केटिंग जो है वो बहुत कॉस्टली है अगर डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले में हम देखते हैं। जब जैसे कि बिल बोर्ड्स अगर हम लगाते हैं तो वो उसका काफ़ी ख़र्चा आ जाता है।
कन्वेंशनल मीडिया की लिमिटेड रीच भी है। बिल बोर्ड लगा हुआ है अगर बाहर कहीं, तो वो जितने भी लोग आसपास गुजरेंगे वही लोग, उन लोगों तक ही वो पहुंच सकेगा, सिर्फ लोकल ऑडियंस तक ही पहुंचेगा। जबकि इंटरनेट पे होता क्या है कि पूरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है और टारगेट किया जा सकता है कि हम किन किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कन्वेंशनल मीडिया के लिमिटेड इंटरेक्शन होता है एंड यूजर्स के साथ, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते ऑडियंस से, ऑडियंस का फीडबैक नहीं ले सकते, पता नहीं चलेगा कि कस्टमर्स की क्या ओपिनियन है। अक्सर आपने देखा है कि जब ऑनलाइन ऐड चल रहे होते हैं तो वहाँ पे कस्टमर्स भी अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के बारे में, उनका क्या रिव्यू है। सो डिजिटल मीडिया के अंदर ही, डिजिटल मार्केटिंग में ही ऐसा पॉसिबल है। जो कन्वेंशनल जो मार्केटिंग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।